हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल कॉन्वर्सेशन कॉरिडोर। आज मैं बात करूंगा उस टॉपिक पे जिससे शायद सिर्फ गोवा और गोवंस को फर्क नहीं पड़ता, बल्कि पूरे देश के उन लोगों को फर्क पड़ता है जिनकी हर एक पार्टी प्लानिंग लिस्ट में सबसे ऊपर गोवा आता है, जिनका हर वीकेंड प्लानिंग लिस्ट में सबसे ऊपर गोवा आता है, या जब भी किसी का रिलैक्स या चिल करने का मन करता है तो पहला शहर जो उसके जहन में आता है वो होता है गोवा। तो ये आपके लिए और मेरे लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना गोवा और गोवंस के लिए है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये इशू किस लेवल पे इम्पैक्ट कर सकता है हम सबको, और अपना रिस्पॉन्स हमें ज़रूर दीजिए। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर गोवा प्रोटेस्ट कर क्यों रहा है। संडे नवंबर 1 को हजारों की मात्रा में गोवंस गैदर हुए थे साउथ गोवा के चांदोर विलेज में, और इन लोगों ने मिडनाइट प्रोटेस्ट रखी थी स्टेट गवर्नमेंट के उस रूल के खिलाफ जो पुश करता है फॉर एक्सपेंशन ऑफ रेलवे नेटवर्क बिटवीन मडगांव एंड सावरडेव। वहाँ के रहने वाले ये क्लेम करते हैं कि ये एक्सपेंशन शायद स्टेट की इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी को बर्बाद कर देगा। करंट इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद गोवा गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को और इंक्रीज करना चाहते हैं, और इसी के चलते 3 इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है गोवा में, और इसमें कोल ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब गोवंस का क्या कहना है कि आप जैसे आपको जानते हैं कि कोल ट्रांसपोर्टेशन में कितने हेल्थ प्रॉब्लम साथ में आते हैं। आपने देखा होगा मालगाड़ियों में ढंग से कवर भी नहीं होता, जो रूफ रहता है वो हमेशा ओपन रहता है, और विंड के बहाव के वजह से वो बार बार खुलता रहता है, जिससे काफ़ी कोल और डस्ट पार्टिकल्स उसके एयर में सराउंड हो जाते हैं, जिसके चलते वहाँ के रहने वाले लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये गोवंस का एक काफ़ी बड़ा कंसर्न है। और ये जो 3 प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, प्रॉब्लम ये है कि इनके जो पैसेज है, जो भी रूट क्रिएट करेंगे ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट, वो गुजरता है मौलम नेशनल पार्क और भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के थ्रू। तो आप समझ सकते हैं कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में कितने पेड़ों को काटा जाएगा, कितने स्पीसीज को नुकसान होगा, और इवेंचुअली कितने लोगों को प्रॉब्लम होगी इस चीज़ से, क्योंकि जहाँ पेड़ कटेंगे वहाँ प्रॉब्लम होगी और वहाँ इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी का एक्चुअली बहुत बड़ी मात्रा में झटका लगेगा। अब मैं आपको बताऊंगा आखिर ये प्रोजेक्ट्स हैं क्या। तो लॉकडाउन के दौरान नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने 30 फॉरेस्ट प्रपोजल्स को क्लियरेंस दे दी है। इसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जिनको वर्चुअली भी क्लियर किया गया है। तो इन प्रोजेक्ट्स में से 2 वर्चुअली क्लियर किए गए थे बोर्ड में, और उन दोनों प्रोजेक्ट में नाम शुमार होता है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मौलम नेशनल पार्क का। तो वर्चुअली इन चीज़ों पर डिसीजन ले लिया गया है। मुझे नहीं पता है किस हद तक सही फैसला है, क्योंकि वहाँ के लोकल से नहीं पूछा गया, वहाँ के रेजिडेंट्स से नहीं पूछा गया, जो आसपास के लोग थे उनसे इस कंसर्न को रेज नहीं किया गया, और वर्चुअली इसको क्लियर कर दिया गया। तो जो 2 फॉरेस्ट क्लियरेंस अप्रूव हुए हैं, उनका अप्रूव होना ये दिखाता है कि मोर देन 59,000 ट्रीज को काटा जाएगा भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और मौलम नेशनल पार्क में। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोजेक्ट्स क्या है। तो पहला प्रोजेक्ट है नेशनल हाईवे। ये प्रोजेक्ट एक्सपैंड करेगा एग्जिस्टिंग रोड को इनटू ए 4 लेन हाईवे, जो कि फॉरेस्ट से गुजरेगा और बाकी सेगमेंट करेगा हैबिटेट को, और इसके लिए जरूरत पड़ेगी 12,000 से ज्यादा पेड़ों को काटने की। दूसरा प्रोजेक्ट है ट्रांसमिशन लाइन, जिसमें 3.15 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी, जिसका ये मतलब है कि 4,000 से ज्यादा पेड़ों को भी काटना पड़ेगा। तीसरा प्रोजेक्ट है रेलवे लाइन। ये डबल करेगा, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइन है, बट उसको डबल करने के चलते 21,000 से ज्यादा पेड़ों को काटा जाएगा। अब अगर देखा जाए प्रोटेक्टेड एरिया के चलते, तो अराउंड 170 हेक्टेयर्स का फॉरेस्ट डाइवर्जन प्लान है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस स्केल में कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी के लिए। इन सारे प्रोजेक्ट्स के मेन इम्प्लीमेंटेशन का रीजन सरकार ये बता रही है कि उनको कोल हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। अब मैं आपको बता दूं तो मर्मगोवा पोर्ट ट्रस्ट वास्को में है गोवा के, और ये इंडिया का वन ऑफ द मेजर पोर्ट है जो कनेक्ट करता है महाराष्ट्र और कर्नाटका को थ्रू एक साउथ सेंट्रल रेलवे और NH17A, NH17B और NH4A हाईवेज के थ्रू। ये प्राइमरीली यूज किया जाता है कोल या आयरन के ट्रांसफर और हैंडलिंग के लिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग या इंडियन पोर्ट एसोसिएशन सरगमला मास्टर प्लान फॉर MPT के मुताबिक जो करंट कोल हैंडलिंग कैपेसिटी है वो है 12 MTPA, विच इज नथिंग बट मिलियन टन्स पर एनम, जिसमें से JSW ट्रांसपोर्ट करता है 7.5 MTPA और अदानी ट्रांसपोर्ट करता है 4.5। और ये सब ये दरकिनार करते हुए किया जा रहा है कि वहाँ के फॉरेस्ट को कितना नुकसान होगा या वहाँ के लोगों को। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनके इम्प्लीमेंटेशन से ये इस रेलवे लाइन को बूस्ट करना चाहते हैं, ताकि ये काफ़ी मात्रा में कोल सप्लाई कर सके अलग अलग राज्यों में या अलग अलग एरियाज में। और प्रॉब्लम ये है कि इन सारे रेलवे लाइन पैसेज है, इनका रूट गुजरता है फॉरेस्ट के थ्रू,
जिसके चलते इनको मौलम नेशनल पार्क को बर्बाद करना पड़ेगा। अब आपके जहन में सवाल होगा कि इन प्रोजेक्ट से फायदा किसको होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मर्मगोवा पोर्ट ट्रस्ट, तो मर्मगोवा पोर्ट ट्रस्ट अभी कोल लेके आता है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से और उसको ट्रांसपोर्ट करता है भारत के बाकी राज्यों में। तो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट का माना जाए तो जो कॉस्ट होता है कोल को मूव करने का फ्रॉम महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ये एक बहुत बड़ा इंक्रीज लेगा अगर हम ये रेलवे लाइन या पैसेज बना देंगे कोल के प्राइस में, और इवेंचुअली गोवा का भी इससे फायदा होगा। अब इसके पीछे मास्टर प्लान कुछ ऐसा है कि काफ़ी सारे मल्टीपल कोल पावर प्लांट प्रोजेक्टेड हैं जो कि फ्यूचर में आने वाले हैं, जैसे कि बेलारी में, हॉस्पेट में, बेलगांव में, हुबली धारवाड़ में, कुडगी में, सोलापुर में, बीजापुर में, गुलबागरा में और ऐसे कई सारे जगहों में। तो करंटली जो MPT है ये हैंडल करते हैं 12 मिलियन टन ऑफ कोल, और जो इनका मास्टर प्लान है कैपेसिटी बढ़ा के 51 मिलियन टन कर दी जाए 2035 तक। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर रेलवे लाइंस बनेंगी तो फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा, तो अब मैं आपको एग्जैक्ट फिगर देता हूं कि वाइल्ड लाइफ को कितना नुकसान होगा इन प्रोजेक्ट से। तो जो 3 प्रोजेक्ट है ये एक सीरियस थ्रेट पोज करते हैं काफी सारे केसेस में जिसमें ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ को कॉन्फ्लिक्ट आता है। क्विंट की अगर माने तो सैंक्चुरी करंटली सपोर्ट करता है 70 मैमल स्पीसीज, 235 बर्ड स्पीसीज, 219 बटरफ्लाई स्पीसीज, 44 फिश स्पीसीज, 45 रेप्टाइल स्पीसीज और 27 एम्फीबियन स्पीसीज। अगर इस रिपोर्ट को माने तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा स्पीसीज को नुकसान होगा इससे। और अगर रिपोर्ट की माने तो जो अफेक्टेड फॉरेस्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स रहा है नेचर बेस्ड टूरिज्म के लिए गोवा में। जैसे कि आप सबने दूधसागर वाटरफॉल सुना होगा, तो दूधसागर के अलावा भी कई सारे एरियाज हैं जो कि काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं गोवा के टूरिज्म के चलते, और ऐसे कई सारे रिवर फीडर्स हैं जो इसी फॉरेस्ट से ओरिजिनेट होते हैं। तो इसलिए काफी एक बड़ी लाइफलाइन है गोवा का वाटर सप्लाई के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए वहाँ की गवर्नमेंट इसके बारे में सोच भी नहीं रही है और ये प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन करा रही है। अब हमने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर ली, किससे इसको फ़ायदा हो रहा है वो बता दिया, वाइल्ड लाइफ को क्या नुकसान हो रहा है इससे वो बता दिया। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो गोवंस प्रोटेस्ट कर रहे हैं रेलवे ट्रैक्स पे आके या रोड पे, ये सिर्फ अपने लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं या ये आपके और मेरे सब गोवा को बचा रहे हैं? मैंने अपना करियर का काफ़ी टाइम स्पेंड किया है गोवा में, मुझे पता है कितनी शांत जगह है वो, और इन सारी चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन से मुझे लग रहा है कि काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है गोवा में और वहाँ के टूरिज़्म पे। अब इसमें शॉकिंग बात यह है कि ये इतना मेजर टॉपिक है लेकिन ये इंडियन मीडिया में कवर नहीं किया जा रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ आप लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए, काफ़ी लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये हमारा गोवा है, सिर्फ गोवंस का गोवा नहीं। थैंक यू, हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस को ऐसे ही प्यार दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फैला दीजिए आग की तरह। सबको पता होना चाहिए कि गोवा में क्या इशू चल रहा है। हम सिर्फ पार्टी फॉलो नहीं करते गोवा की, हमें ये सारी चीज़ें भी फॉलो करनी पड़ेंगी। हमारे साथ बने रहिए, ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू, स्टे सेफ।